आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9 पर। और इसका है ये तीसरा पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट। सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर हमारा इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड डेवलपमेंट, ये इसका नया टाइटल है। और देखिए, एक बार मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो चेंज हुआ है उसमें हमें क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 अगर आपने देखा है वीडियो, तो पार्ट 1 में हमने एरा ऑफ कोलिएशन के बारे में समझा था। इसके बाद है नेशनल फ्रंट और यूनाइटेड फ्रंट, इसके बारे में हमने पार्ट 2 में देख लिया है, ठीक है। और यूपीए और एनडीए आज की इस वीडियो में पार्ट 3 में मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो लास्ट पार्ट आएगा उसमें ये वाला टॉपिक देख लेंगे, और जो एनडीए का थर्ड और फोर्थ बच जाएगा उसको हम लास्ट वीडियो में कर देंगे। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में कि 1989 के बाद से जितनी भी सरकारें बन रही हैं वो सारी की सारी गठबंधन सरकारें बन रही हैं। कारण क्या है? किसी भी पार्टी को ऐसा बहुमत नहीं मिल पा रहा है कि वो अपने दम पे अपनी सरकार को बना सके। तो इसके लिए फिर आपने देखा था किस प्रकार से पहले वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है। उनके बाद आपने देखा चंद्रशेखर जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने। फिर इसके बाद एक गवर्नमेंट आई जो चल गई, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, 5 साल चल गई। इसके बाद फिर से वही हुआ जो आपने देखा वहाँ पे एचडी देवगौड़ा, और उसके बाद फिर आपने आई के गुजराल वाली सरकार देखी। तो यहाँ से आपको कितना समझ में आया होगा। बीच में आपने अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखा था कि जितनी भी सरकारें आ रही हैं चल नहीं पा रही हैं 1 साल से ज़्यादा, और एक ही सरकार है जो बड़ी मुश्किल से चल पाई। और जितनी भी सरकारें बन रही है सारी सरकारें कौन सी बन रही है? गठबंधन सरकारें बन रही है। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था जो अलायंस थे वो 2 अलायंस थे, यानी 2 गठबंधन आप देख सकते हो। एक तो था नेशनल फ्रंट, नेशनल फ्रंट की सरकारें बन रही थी। उसके बाद जो था वो यूनाइटेड फ्रंट था, यानी कि नेशनल फ्रंट जो है राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, ठीक है, और यूनाइटेड फ्रंट जो है वो संयुक्त मोर्चा की सरकार। ये आप देख चुके हो पार्ट 2 में। अब शुरू करेंगे हम तीसरा, जिसमें हम पढ़ेंगे एनडीए के बारे में, यानी कि एनडीए गठबंधन, और दूसरा कांग्रेस का जो गठबंधन है यूपीए गठबंधन, इसको देखेंगे। तो यहां से आपको पार्ट 2 अगर आपने देखा है तो आपको सारा समझ में आया होगा। अब थर्ड से कंटिन्यू करते हैं और ध्यान से देखिए। एनडीए, ठीक है, एनडीए क्या है? ये एक गठबंधन है। और कौन सी पार्टी का गठबंधन है? ये बीजेपी, यानी बीजेपी इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। इसको अगर फुल फॉर्म के रूप में देखें तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आप कह सकते हो, या हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कह सकते हो। और शॉर्ट में इसको राजग भी पढ़ा जाता है और शॉर्ट में इसको एनडीए भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आया। आगे देखते हैं, थोड़ा सा एनडीए के बारे में समझते हैं और ज्यादा। ये जो एनडीए है इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो 1998 में एनडीए बना था, ठीक है। ये अलायंस जो था ये 1998 में बना था, 1998 में बना था। एनडीए एक राजनीतिक समूह है, या फिर राजनीतिक ग्रुप कह लो आप इसे। इसमें कई सारी पार्टियां जो है वो मिल गई हैं, ठीक है। कई सारी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, इसका नाम है एनडीए, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी है, आपको पहले ही बता चुका था मैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, स्थापना के समय इसमें 13 पार्टी शामिल थी। अब देखिए, इसमें हम कभी भी पार्टी नहीं बता सकते कि इसमें कितनी पार्टियां हैं। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो अलायंस होते हैं इसमें कोई फिक्स नहीं होता, इनका कोई रूल नहीं होता कि इतनी ही पार्टी रहेंगी। जैसे मान लीजिए एनडीए जो है अलायंस जब हुआ था उस समय में 13 पार्टियां थी, यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा 13 ही रहेगी। वो 12 भी हो सकती हैं, वो 14 भी हो सकती हैं, वो 10 भी हो सकती हैं, वो 20 भी हो सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। तो ये चीज भी आपको दिमाग में अपने डाल के रखनी है, बिल्कुल, ठीक है। बदलती रहती है समय और सिचुएशन के अनुसार। ये पार्टी जो उसमें मिली होती हैं, कुछ पार्टियां छोड़ भी जाती हैं तो कुछ नई पार्टियां जुड़ भी जाती हैं, ऐसा चलता रहता है। तो जो एनडीए की सरकार थी, ये 2, अगर वैसे तो हम इसको एक ही पढ़ा जाता है, हमेशा एनडीए 1 के रूप में ही पढ़ा जाता है, पर आपका जो सिलेबस है उसमें एनडीए 4 तक दे रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, 1998 से लेकर 1999 तक की जो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उसको हम एनडीए 1 की सरकार कहेंगे। 1999 से लेकर 2004 तक जो 5 साल चल गई है सरकार, इसको हम एनडीए 2 की सरकार कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आती है 2004 से 9 तक एक सरकार जो कि यूपीए की सरकार होती है, यानी कांग्रेस की गठबंधन की सरकार होती है, उसको यूपीए फर्स्ट कहेंगे। फिर 2009 से एक सरकार आती है जो 14 तक चलती है, उसको हम यूपीए सेकंड कहेंगे, ठीक है, यूपीए सेकंड कहेंगे उसको हम। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको एनडीए समझ में आ गया। चलिए एनडीए के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो एनडीए के जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, वो कौन बने थे?
अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। इनकी सरकार जो है दो बार आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक 1998 से 1999 तक, दूसरी 1999 से 2004 तक। तो 1998 से 1999 की जो सरकार है उसको हम क्या बोलते हैं, एनडीए को पहला कह देते हैं, फर्स्ट। और जो दूसरी 1999 से 2004 तक सरकार चली उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एनडीए सेकंड कह लेते हैं, ठीक है। बीजेपी के द्वारा सपोर्टेड है, ये सपोर्ट किया गया है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए आखिर हुआ क्या था। ये जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ये 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने। एक बार प्राइम मिनिस्टर बनाए 2006 वाला आपको याद होगा, 13 दिन के लिए बहुमत नहीं साबित कर पाए, सरकार गिर गई, ठीक है। दूसरी बार जो 1998 में ये जो 12वीं लोकसभा चुनाव, जो ये परिणाम आप देख पा रहे हो, इसके बाद भी बने, लेकिन 13 मंथ यानी 13 मंथ में ये वाली सरकार भी गिर गई, नहीं चल पाई। फिर इसके बाद दोबारा 1999 में फिर से चुनाव हुआ। उस 1999 के चुनाव में फिर इनकी जो सरकार बनी वो चल पाई 5 साल। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान से समझनी, देखिए हो क्या रहा है आखिर राजनीति में। एक चुनाव 2006 में पड़ा था हमने, अगला चुनाव एक चुनाव हमने ठीक है, यहाँ पे एक चुनाव हमने पढ़ा था 1996 में। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े समय के बाद दूसरा चुनाव हो गया 1998 में, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े समय के बाद तीसरा चुनाव हो गया 1999 में। फिर आप सोचोगे कि आखिर ये हो क्या रहा है इतनी जल्दी, यानी कि इतने कम समय में 3 चुनाव हो गए लोकसभा के। और ये ऐसा क्यों हुआ, वही रीजन है, आप समझते हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पा रहा था, सरकार में दिक्कत आ रही थी, 5-5 साल यहाँ पे सरकारें चल नहीं पा रही हैं। तो ये सब कुछ हुआ, ठीक है। पहली सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए पीएम बने, दूसरी सरकार में 13 मंथ के लिए पीएम बने, 13 महीने के लिए, और तीसरी सरकार में आप कह सकते हो 5 ईयर चल गई सरकार, तो 5 साल के लिए बने। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे, मैं बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। 1998 में क्या हुआ, 12वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, ठीक है। 12th लोकसभा थी ये, ध्यान रखें। इस चुनाव में बीजेपी जो था, बीजेपी की जो सीटें आई वो 182 आई, और कांग्रेस की जो सीटें आई वो 141 आई, ठीक है। आंकड़े आपको अलग अलग मिल सकते हैं, अगर हो सकता है कहीं पे 182 की जगह 180 भी मिले। और तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि कांग्रेस का स्तर जो है, वोट जो मिलता था या जो उनको बहुमत मिलता था, वो 1989 से पहले पहले ठीक था, लेकिन 1989 के बाद कांग्रेस का स्तर जो है वो धीरे धीरे नीचे होने लगा और बीजेपी काफी उछाल आने लगा, बीजेपी ज्यादा सीट लाने लगी। लेकिन यहाँ पे भी आप एक चीज ध्यान से देखोगे, बहुमत दोनों को ही नहीं मिला, यानी दोनों ही पार्टी सरकार नहीं बना सकती। लेकिन अब ज्यादा सीटें बीजेपी है तो जाहिर सी बात है इनको बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सबक ले लिया था। सबक क्या था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब 13 दिन की सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, ठीक है, तो 13 दिन सरकार जो गिर गई थी, क्यों गिर गई थी, कारण इसके पीछे एक था कि उनको किसी अन्य पार्टी ने ज्यादा, मतलब 4 ही पार्टी थी जो समर्थन दे रही थी, उसके अलावा कोई पार्टी समर्थन नहीं दे रही थी, और उनको उतनी सीटें मिल ही नहीं पा रही थी जितनी सीटें उनको चाहिए थी सरकार बनाने के लिए। तो ये समस्या आ रही थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सबक ले लिया वहां से कि हमको क्या करना है, पहले से ही अलायंस बना लेना है, क्योंकि वो राजनीतिक स्थिति को समझ चुके थे। तो उन्होंने क्या करा, अपनी उस 4 पार्टियों के समर्थन को 2 साल के अंदर बढ़ा लिया, ठीक है। 1996 से 1998 के बीच अगर देखें तो उन्होंने उस समर्थन को बढ़ा लिया, यानी 4 पार्टियों का समर्थन बढ़ के 13 पार्टियों तक पहुंच गया था। यानी जब ये चुनाव हुआ तो इसमें बीजेपी को 13 पार्टियों ने और सपोर्ट कर दिया, यानी कि 13 पार्टियों की बहुत सारी सीटें भी होंगी, तो वो सीटें भी बीजेपी के साथ जुड़ गई और इस तरीके से इसने सरकार बना ली, और यही कहलाता है एनडीए का गठबंधन 1, ठीक है। इतना ध्यान रखोगे, बस ये हो गया एनडीए 1। अब देखते हैं, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं ये 3 बार पीएम बने हैं, 1996 13 दिन के लिए, 1998 13 महीने के लिए, 1999 5 साल के लिए। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब आगे क्या क्या हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, इसे समझिए, यहां से आपको राजनीति थोड़ी ध्यान से समझनी है। हुआ क्या कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो थी 1998 में जो बनी थी, वो सरकार 1999 में गिर गई, यानी कि 13 महीने लगभग चली और वो सरकार गिर गई। अब आप सोचोगे कि सरकार कैसे गिर गई, किसने अपना समर्थन खींचा, तो अप्रैल 1999 के आसपास की बात है। AIADMK जो पार्टी है, जयललिता जिसकी नेता थी,
उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट कर रखा था इस वाले 1998 में जब पीएम बने थे। लेकिन ठीक 13 महीने के बाद इन्होंने क्या करा, अपना समर्थन वापस खींच लिया। यानी इनकी कुछ मांगे थी जयललिता की, जो कि प्राइम मिनिस्टर से थी, कुछ उनकी पार्टी से रिलेटेड कुछ विवाद था सीएम को लेकर वहाँ पे, तो उन्होंने यही बातें चल रही थी, सीएम हटाने की बात चल रही थी। लेकिन बीजेपी ने उस सीएम को नहीं हटाया, तो इससे जयललिता जो थी वो नाराज थी। तो जयललिता ने क्या करा, जयललिता ने AIADMK ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, जिससे कि इनकी सरकार गिर गई। ठीक है, इसके कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी और मात्र 13 महीने में ही गिर गई। 1999 के इसी समय देखो, अब ये अप्रैल में हुआ सब कुछ। अब यहाँ पे चुनाव कराने थे दोबारा, या तो भाई समझौते से सरकार बनती या फिर दोबारा चुनाव कराने होते। तो ऐसे में फैसला यही हो रहा था कि चुनाव दोबारा होंगे। लेकिन अप्रैल में ये सब घटना अगर हो रही है, तो इसी के बीच कुछ ऐसी घटना हो गई जिससे कि वाजपेयी जी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। ठीक है, अब वो घटना क्या हुई, अब ध्यान से समझिए इस चीज़ को। अप्रैल के बाद मई, उसके बाद फिर जून, उसके बाद फिर जुलाई, ये 2-3 महीने जो आप देख रहे हो, इस समय में हो गया कारगिल युद्ध। यानी कि 1999 के मई से जुलाई तक अगर हम देखें तो पाकिस्तान से कारगिल युद्ध हो गया। और ऐसे में ऑपरेशन विजय चलाया गया, क्योंकि कारगिल में पाकिस्तानी कुछ घुसपैठिए थे, वो आके छुप गए थे। और फिर बाद में जब पता लगा भारतीय सेना को, तो फिर उनके बीच में चली लड़ाई। तो फिर उसके बाद में जो पाकिस्तानी जो सैनिक थे वो मार दिए गए, उनके आतंकवादी वगैरह, और ऑपरेशन विजय चलाया गया था। और ये सब किसके कार्यकाल में हो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर चुकी थी, लेकिन जब तक दूसरा इलेक्शन नहीं हो जाता, दूसरी सरकार नहीं बन जाती, तब तक एक तरह से कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में तो अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। और ये जो फैसले लिए गए थे पाकिस्तान के लिए, ये कारगिल के लिए, ये इनके द्वारा ही लिए गए थे। तो ऐसे में इनकी जो छवि थी वो पहले ही बहुत अच्छी थी, ऊपर से ये सब हो गया, ऑपरेशन विजय और सक्सेस रहा सब कुछ, पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देश में एक लहर दौड़ गई, जो कि बीजेपी के पक्ष में थी, अटल बिहारी वाजपेयी के पक्ष में थी। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, इसका फायदा मिला, राजनीतिक फायदा अटल बिहारी वाजपेयी को। फिर हुए चुनाव, और बीच में ये घटना हो चुकी थी। चुनाव हुए 1999 के चुनाव, ये 13वीं लोकसभा के चुनाव थे। ठीक है, जब ये चुनाव हुए तो उस समय में बीजेपी को सीटें जो मिली वो 182 मिली। ठीक है, कई जगह पे 184 भी आपको लिखी मिल सकती है। और कांग्रेस की सीटें जो थी वो कम होकर 114 पे पहुंच गई। और यहीं पे अगर हम एनडीए गठबंधन को देखें तो गठबंधन की 269 के करीब सीटें हो गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुमत के नज़दीक पहुंच गई है बीजेपी। तो इसी तरीके से फिर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली 1999 में। और ये अटल बिहारी वाजपेयी की ऐसी सरकार थी जो 5 साल चल पाई। इससे पहले 2 बार सरकार और बनाई थी, लेकिन नहीं चल पाई, केवल 13 दिन और केवल 13 महीने इतनी चल पाई थी। लेकिन ये तीसरी सरकार जो है यहाँ पे, ये पूरी चल गई। ठीक है, ये 1999 से आप लगा लो, 5 साल इसमें जोड़ दो, 2004 तक लगभग चल गई। और इस बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा करा। और इस कार्यकाल में अब देखो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि आपको याद रखनी है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 1999 से लेके 2004 तक की। इस समय में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, इसको भी थोड़ा ध्यान रखें। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की जो ये सरकार थी, इसको समझिए एनडीए 1 और 2 को। इस समय में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। बाहर का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसको मतलब देश में बढ़ावा दिया गया। क्योंकि आपको पता होगा कि जो पीवी नरसिम्हा राव जिस समय में प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जिस समय में फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके, उस समय में एलपीजी नीति अपनाई गई थी, या फिर आप उसको कह सकते हो आर्थिक सुधारों की नई नीति अपनाई गई थी। तो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, इन्होंने इस नीति को खत्म नहीं किया, इन्होंने इस नीति को आगे बढ़ाया और विदेशी निवेश को भी बढ़ावा दिया। ठीक है, इसी समय में कई प्रोजेक्ट ऐसे आए नेशनल हाईवे के, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बहुत महत्वपूर्ण है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे महानगरों को जोड़ने की बातें थी। ठीक है, तो ऐसी मतलब कई सारी हाईवे वाली योजनाएं आई थी जिससे कि भारत को लाभ हुआ। ठीक है, नेशनल हाईवे के रूप में एलपीजी की नीति से भी फायदा हुआ, विदेशी निवेश से भी कुछ ना कुछ फायदा हो ही रहा था। इसी समय में पाकिस्तान से वार्ता की कोशिश भी की गई, सर्व शिक्षा अभियान वगैरह आप देखोगे। अमेरिका से संबंध सुधारे गए। 2001 में संसद पर हमला हो गया। ये 2 चीजें गलत थी, एक तो संसद पे हमला हो गया और दूसरा 2002 में गुजरात में दंगे हो गए। ठीक है, बाकी ये सारी ज्यादातर चीजें तो जो थी इस समय में सही ही हुई थी।
तो ये पॉइंट जो है ये सभी आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये तो था अपना एनडीए, ठीक है 2। अब इसके बाद अगर हम आते हैं और आगे देखते हैं 2004 से 2014 तक जो सरकार रही है, ये सरकार जो रही है 2004 से 2014 तक 10 साल की सरकार, ये रही है कांग्रेस की सरकार। लेकिन कांग्रेस की सरकार का मतलब ये मत समझो कि ये एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, बल्कि ये एक ऐसी सरकार थी जो गठबंधन की सरकार थी। ठीक है, यहीं से अभी हमारा देखो एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड अपना हो चुका है। अब हम बात करेंगे यूपीए, क्योंकि एनडीए का जन्म 1998 में हुआ था, उस समय में यूपीए का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जब 2004 के चुनाव हुए उस समय में 1998 के बाद से सोनिया गांधी की एंट्री हो चुकी थी कांग्रेस में, क्योंकि वो राजीव गांधी की मृत्यु के बाद उन्होंने कह दिया था कि भाई मैं राजनीति में नहीं आऊँगी, लेकिन बाद में वापस आ चुकी थी वो राजनीति में। तो कुछ ना कुछ कांग्रेस को फायदा थोड़ा बहुत हुआ था उससे। लेकिन 2004 में क्या क्या हुआ इसे समझिए। 2004 के चुनाव हुए और चुनाव में कांग्रेस जो थी 145 सीटें लेकर आई और बीजेपी की सीटें जो थी वो कम हुई, उससे 138 सीटें आई। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कुछ फायदा हुआ यहाँ पे, लेकिन फिर भी गठबंधन की जरूरत थी। तो कांग्रेस ने कई सारी पार्टियों से गठबंधन बना लिया, अन्य पार्टियों से जुड़ गई। ठीक है, और पूरा गठबंधन इनका क्या कहलाया, यूपीए। तो ये जो 2004 की जो सरकार थी, जो कि 2004 से 9 तक चली थी, ये कौन सी सरकार कहलाएगी, यूपीए 1। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसको समझते हैं। देखिए एनसीईआरटी में आपके क्या क्या दिया है इसके बारे में, इसको देख लेते हैं। 2004 के चुनाव में कांग्रेस भी पूरे जोर के साथ गठबंधन में शामिल हो गई, क्योंकि कांग्रेस भी समझ चुकी थी कि जब बीजेपी ने एनडीए बना लिया है तो हमें भी कई सारी पार्टियों को गठबंधन बना के अपना एक गठबंधन तैयार करना चाहिए। राजग यानी एनडीए की क्या हुई, इस वाले चुनाव में हार हुई और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सपरंग, जिसको यूपीए कहा जाता है शॉर्ट में, इसकी सरकार बनी। इस गठबंधन का नेतृत्व जो था वो कांग्रेस ने किया था। सपरंग जो था, इसको लेफ्टिस्ट जो है, वाम जो है, उन्होंने वाम मोर्चा जो है उन्होंने समर्थन किया था। 2004 के चुनाव में एक हद तक अगर देखा जाए कांग्रेस का पुनरुत्थान भी हुआ। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे 1989 के बाद से तो कांग्रेस जो है धीरे धीरे कांग्रेस की स्थिति खराब होती जा रही है। लेकिन अगर बीजेपी की स्थिति देखोगे 1989 के बाद वाले चुनाव में, तो बीजेपी की स्थिति धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से ये जो 2004 का चुनाव हुआ, यहाँ पे कांग्रेस ने सरकार बनाई, तो ये इसके लिए पुनरुत्थान कहा जा सकता है, यानी कि दोबारा से कांग्रेस थोड़ी स्टेबल होने लगी थी। 1991 के बाद से इस दफा पार्टी की सीटों में संख्या में एक बार फिर से बढ़त मिली। 2004 के चुनाव में राजग और सपरंग यानी एनडीए और यूपीए को मिले कुल वोटों का अंतर जो था काफी कम था, और ये एक अलग स्थिति है। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखो, एक बार समझो थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं 1984 के चुनाव की, तो कांग्रेस ला रही है 415 सीट और बीजेपी ला रही है केवल 2 सीट, यानी कितना बड़ा अंतर है, 415 और 2। लेकिन ठीक 5 साल के बाद बीजेपी 2 से पहुंच गई 85 की तरफ। ठीक है, 82 85 आपको मिलेगा कई जगह पे। तो ये जो बढ़ोतरी है बीजेपी की 1989 में हुई, ठीक 2-3 साल बाद दोबारा जब 1991 में मध्यावधि चुनाव कराए गए, उसमें देखो बीजेपी ने फिर से 85 से 221 तक पहुंच गई, यानी कि काफी मतलब उछाल हुआ। और कांग्रेस देखो कैसे हो रही है, 415 से नीचे गई, कांग्रेस धीरे धीरे नीचे जा रही है। लेकिन 1996 की तरफ देखोगे तो बीजेपी ने ऐसा कर दिया जो कि थोड़ा सा ऐतिहासिक था, क्योंकि एक इंडिया की लार्जेस्ट पार्टी के रूप में कांग्रेस जानी जाती थी, लेकिन इस बार बीजेपी जो थी वो कांग्रेस से ज्यादा सीट को ले आई। ठीक है, 160। इसके बाद 1998 में 182, 99 में फिर से 182। लेकिन कांग्रेस का ग्राफ जो है धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। लेकिन 2004 में अगर आप देखोगे तो दोनों के बीच में अंतर जो है ज्यादा नहीं है, यानी कांग्रेस ने अपनी जो खोई हुई जो सीटें थी धीरे धीरे कांग्रेस मतलब ठीक लेवल पे आनी शुरू हुई थी 2004 में। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, 2004 का चुनाव हुआ, रिजल्ट आए। अब ऐसे में था कि भाई सरकार जो है कांग्रेस बना लेगी अपने गठबंधन के साथ। तो 2004 के चुनाव के बाद यूपीए का जन्म हुआ, यानी ये जो गठबंधन है कांग्रेस का ये सामने आया, इसको यूपीए फर्स्ट कहा जाएगा। यूपीए कांग्रेस का एक गठबंधन था जिसमें कई सारी पार्टियां शामिल थी। कई कांग्रेसी ऐसा चाहते थे कि सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, लेकिन विपक्षी और कुछ पार्टी के लोग भी ऐसा नहीं चाहते थे। कुछ विपक्षी तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। रीजन इसके पीछे ये था क्योंकि सोनिया गांधी जो है एक विदेशी महिला है।
ठीक है, इटली की एक विदेशी महिला है। तो हमारे जो विपक्ष है वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि हमारे देश की सत्ता में कोई विदेशी चलाए। तो इसलिए फिर सोनिया गांधी ने क्या किया, अपने एक खास व्यक्ति को, जो मतलब खास व्यक्ति आप ऐसा कह लो कि जो मतलब उनके अनुसार चल सके, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। मनमोहन सिंह जो थे एक काफ़ी मतलब आप कह सकते हो पढ़े लिखे और व्यक्ति हैं, कई सारे बड़े बड़े पदों पे रह चुके हैं। ये एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, 2 बार प्रधानमंत्री। आप देखोगे 2004 से लेके 2014 तक इनका जो था शासनकाल था, 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं ये। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, यूजीसी के चेयरमैन रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधारक के रूप में जाना जाता है। आपको याद होगा पीवी नरसिम्हा राव की जोड़ी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, ये प्राइम मिनिस्टर थे और ये उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन दोनों ने 1991 के समय में जो आर्थिक सुधार किए थे, एलपीजी की जो रिफॉर्म लेकर आए थे, एलपीजी की योजना जो लेकर आए थे, उसके तहत इन्होंने जो बड़े बदलाव करे थे व्यापार में और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, वो जाने जाते हैं। क्योंकि उस समय में देश की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी। ठीक है, तो इससे फ़ायदा पहुंचा था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये प्राइम मिनिस्टर इनको बना दिया गया। तो ये प्राइम मिनिस्टर 2 बार बने। ठीक है, एक तो 2004 से 9 जो यूपीए फर्स्ट थी तब ये प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद जब 2009 में चुनाव हुआ, दोबारा से कांग्रेस जीत गई, तो 2009 से 14 में दोबारा से यूपीए 2 में ही मनमोहन सिंह को ही कांग्रेस का प्रधानमंत्री बना दिया गया। आप ये कह सकते हो लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम यूपीए के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 2009 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, 2004 में आप देख चुके हो जीत चुके हैं, ये सरकार बना चुके हैं, ये सब कुछ सही है। लेकिन ये जो यूपीए 2 का कार्यकाल है, यूपीए 2 का कार्यकाल है, इसमें देखो कांग्रेस जो थी वो 206 सीटें लेकर आ रही है, बीजेपी जो है 116 सीटें लेकर आ रही है। तो यानी कि यहाँ पे कांग्रेस ने, जैसे कि 2004 में कांग्रेस ऊपर गई थी, ऐसे ही 2009 में कांग्रेस और ऊपर चली गई। ठीक है, बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो स्तर है वो कम होता जा रहा है वोट के नजरिए से। अगर अलायंस को देखें हम, यूपीए अलायंस को, तो 262 सीटें हैं, जो कि मतलब बहुमत के काफी नजदीक पहुंच रही है। लेकिन अगर एनडीए का अलायंस देखें तो 159 के करीब सीटें हैं, जो कि बहुमत से काफी दूर हैं। तो इस बार भी सरकार जो थी कांग्रेस ने ही बना ली, यूपीए ने ही बना ली अपनी सरकार। प्राइम मिनिस्टर फिर से बने मनमोहन सिंह। ठीक है, अब देखो इनके कार्यकाल में, जब यूपीए 1 और 2 का कार्यकाल था, यानी कि बात करें हम 2004 से लेके, ठीक है, 2009 तक ये पहला कार्यकाल, फिर 2009 से लेकर 2014 तक ये दूसरा कार्यकाल, यानी इन 10 साल के समय में कुछ बड़ी घटनाएं देश के अंदर हुई थी, इसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2004 से लेके 2014 तक। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, इस समय में आधार कार्ड परियोजना आई। आधार कार्ड आप देखते हो कि देश की जनसंख्या कितनी बड़ी है और सभी को आधार कार्ड से जोड़ना था, हर किसी को आधार कार्ड बनवाना था। आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट और ये सारी चीज़ें होती है, देश की सुरक्षा के लिए एक तरह से सही है और पहचान के लिए एक अच्छा माध्यम बन सकता है। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लेकर आए, मनरेगा परियोजना जो थी वो लेकर आए। ठीक है, सूचना का अधिकार आप देखोगे 2004-5 के आसपास ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन ये आया, ये भी कांग्रेस के शासनकाल में ही है। शिक्षा का अधिकार आप देखोगे ये भी कांग्रेस के शासनकाल में ही आपको दिखेगा, 2009-10 के आसपास जो भी है। ठीक है, अमेरिका से संबंधों में सुधार हो गया, व्यापार में बढ़ोतरी होने लगी, क्योंकि आपको पता है कि 1991 तक, जब तक शीत युद्ध का दौर था, अमेरिका से हमारे उतने अच्छे रिलेशन नहीं थे, बाद में सुधरने शुरू हुए थे। तो इन्होंने अमेरिका से रिलेशन सुधारने की कोशिश की, न्यूक्लियर डील पर समझौते हुए। ठीक है, और लेकिन कुछ कमियां भी हुई कि महंगाई बढ़ने लगी। 2004 पहला जो शासनकाल था 4 से लेकर 9 तक, वहाँ तो ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो 2009 से लेकर 2014 का शासनकाल था उसमें बहुत दिक्कत आई, महंगाई जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मंदी का दौर आ गया था। जीडीपी देश की धीरे धीरे गिरने लगी थी, और जो कि कभी 7-8 तक पहुँच रही थी, 9 तक पहुँच रही थी, वो धीरे धीरे 3-3.5 तक आने लगी थी जीडीपी। कई घोटाले सामने आ गए। ठीक है, घोटाले में आप 2G स्कैम वाला घोटाला आप देखोगे, कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे उसका घोटाला आप देख सकते हो। इसके अलावा इतने सारे घोटाले हैं इस काल में। और एक बार कहीं न्यूज़पेपर वगैरह में देखा था, ए से लेकर जेड तक
सारे अल्फाबेट लिख रखे थे, ठीक है, सारे, और इन सभी से रिलेटेड एक घोटाला लिखा हुआ था। तो आप समझ सकते हो कितने सारे घोटाले हो गए थे। और इसी समय में अन्ना हजारे आंदोलन हो गया था, और अन्ना हजारे आंदोलन जो था वो भी एक तरह से कांग्रेस के खिलाफ ही हो गया था उस समय में आप समझ सकते हो। तो कुछ अगर आप ध्यान से समझोगे पूरी इस राजनीति को तो आपको इनका जो पहला कार्यकाल है वो ठीक लगेगा, लेकिन दूसरे कार्यकाल में आपको समस्या दिखेगी, और यही सारी समस्याएं जो है इनको अगले चुनाव में नहीं ला पाई, ठीक है। तो इसके बाद जब ये 2014 तक इनकी सरकार चल गई, लेकिन जब 2014 में इनकी सरकार गिर गई, यानी कि दोबारा चुनाव हुए, तो ये कांग्रेस वहाँ पे बिल्कुल साफ हो गई, और 2014 में एक नई सरकार आई जो कि NDA 3 की सरकार थी, ठीक है। और फिर ये नरेंद्र मोदी PM बने, और फिर 2014 के 5 साल बाद 2019 में दोबारा चुनाव हुए, और 2019 में फिर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने और NDA की सरकार आई, और इसको हम कह सकते हैं NDA 4। तो आपके सिलेबस में क्या क्या है दोबारा समझ लो। आपके सिलेबस में है NDA 1, ठीक है, NDA 2, और इसके बाद है UPA 1, UPA 2, फिर इसके बाद है NDA 3 और NDA 4, ठीक है। आप नोट डाउन कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको टाइमिंग बता देता हूँ। NDA 1 वही 1998-99 वाला, फिर इसके बाद NDA 2 जो था 1999 से 2004 वाला, फिर UPA 1 जो है 2004 से 2009, ठीक है, ये 2009 से 2014, और फिर ये 2014 से 2019, और फिर ये 2019 से लेके अब तक, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से पूरा रहा है, और ये सारा हमको समझना है यहाँ पे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगला जो वीडियो आएगा लास्ट पार्ट, उसमें हम क्या करेंगे, NDA 3 पढ़ेंगे और NDA 4 पढ़ेंगे, ठीक है। आपको इसी क्रम में पढ़ना है जैसे मैंने पढ़ाया है। ऐसा मत कर देना गलती कि आप NDA 1 2 पढ़ लो उसके बाद 3 4 पढ़ लो, सोचो कि बाद में UPA 1 2 पढ़ेंगे, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। पहले NDA 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, फिर UPA 1 पढ़ना है, UPA 2 पढ़ना है, फिर NDA 3 या NDA 4 पढ़ना है। जिस तरीके से चला है ना, बिल्कुल सीरियल से, सीक्वेंस से, क्रम से पढ़ते हुए चलना है, तभी आपको चीजें समझ में आएगी, वरना ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपको दिमाग में बिल्कुल आपके बसेगी नहीं वो चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को, और टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद जय भारत।